लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अहमियत समझ गया था यहाँ आते आते कि व्हाट इज गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो क्या है, वो क्या जॉब सिक्योरिटी है, वो आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो आपकी क्या इमेज है, वो गवर्नमेंट जॉब। नमस्कार, कॉफी बिट टॉपर्स में मैं सुमित पाठक। आज हमारे साथ जुड़ रहे नवोदय विद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर जिन्होंने सफलता को हासिल किया है और प्राइवेट जॉब में रहते हुए इन्होंने इस तैयारी को शुरू किया, फिर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े। चलिए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस प्रताप सिंह जी, कैसा लग रहा है यहाँ के? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लग रहा है एंड थैंक यू वेरी मच टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया और हम आज आपके साथ बैठे हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि प्राइवेट जॉब में जब आप थे और जब गवर्नमेंट जॉब में आप आए, अब शादी वाले घर पे कितने याद आए? सर पहला ही मास्टर स्ट्रोक एकदम खतरनाक। सर चेंजेस तो आए हैं, शादी वाले अब आ रहे हैं घर पे? हाँ। तब ज्यादा थे कि अब? सर पहले तो कोई पूछता ही नहीं था लेकिन अब आ रहे हैं, मतलब काफी कॉल्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। रिलेटिव्स जो दूर हो गए थे वो काफी क्लोज आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया था, अच्छा मतलब कैसे तैयारी की आपने, कैसे आपको जॉब मिली। और ओबियसली शादी के लिए हाँ कॉल्स आते हैं, मतलब जो लोग थोड़ा कट हो गए थे अब वो लोग हमारे घर पर अप्रोच करते हैं कि हम एक कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे बच्चे कि गवर्नमेंट जॉब क्या है और गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है। ये सब कुछ यही लाइन डिफाइन कर रही है कि जो लोग पसंद नहीं करते थे आज वो रिश्ते लेके घर पे आ रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से निकल के आप आए और किस तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की? आपने भी बताया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, सारी बातें बताइए। जी सर, मैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने गया था ललितपुर में। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो वहाँ जाने के बाद वो इंजीनियरिंग जो फील्ड है ना वो ड्रीम है वो एक्चुअली। तो जैसे ही हम कैंपस में घुसे फर्स्ट ईयर में, तो 2 दिन बाद हमको लगने लगा कि अब हम तो हो गए इंजीनियर। अंदर से वो एटीट्यूड आ गया। इवन मेरे साथ के बहुत लड़के थे जिन्होंने तो अपने नाम के आगे प्रोफाइल पे ER लगा दिया था, बट मैंने अभी तक नहीं लगाया। मैं इंजीनियर हो गया, इसके बाद भी मैंने कभी इंजीनियर नहीं लगाया। तो वहां पे जाने के बाद जब हम पॉलिटेक्निक में थे तो आप, क्योंकि आप खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मुझसे बेटर जानते हैं, आपको हर चीज पता है। धीरे धीरे करके हम वहीं हो गए इंजीनियर। रात में पढ़ना, वन नाइट फाइट बिल्कुल, ये सब हमने वहां पे किया। और जब डिप्लोमा ठीक से हो गया, अच्छे से हो गया, जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मेरा जो यंगर ब्रदर है वो सेम इंस्टीट्यूट में वहां पे उसका एडमिशन हो गया। अच्छा, उसी ललितपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ललितपुर में, वहां से मैं करके तो मेरा छोटा भाई हो गया था। ठीक है, बट उसी पीरियड में जैसे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, मतलब वहीं से कंपनियां हायर कर रही थी, तो श्री राम पिस्टन्स कंपनी थी गाजियाबाद में, उन्होंने मेरे वहाँ इंटरव्यू तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, बहुत ऐसा लग रहा था कि ऐसे सब खत्म, अब पढ़ना ही नहीं है, सेटल्ड। मतलब श्री राम पिस्टन प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी अच्छी है, मैं मुझे पता है। हाँ, 5-6 हजार करोड़ का तो उसका MNC कंपनी जी। तो वहां पे गए, सब कुछ ऐसे लगा कि तो सब सेट। बट 6 महीने बाद ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए जी। और जब मैं पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो मैंने मेरी माँ को हमने बहुत मुश्किल से बचाया। मतलब ज्यादा एज नहीं थी, 52 एज थी जो मेरे पिताजी की। वो बहुत बुरा वक्त होता, वो बहुत इतना बुरा वक्त था सर कि मैं जॉब पे गया था, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था वहाँ पे। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर परिवार से सब ठीक ठाक था। लेकिन सर ऐसा लगा कि जैसे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद सब ऐसे दूर से हो गए, पूरा परिवार आप लोगों से दूर होता चला ऐसा, क्योंकि खर्चा बहुत था सर, दोनों भाई पढ़ रहे थे, मतलब मैं अकेला, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे ही था। ठीक है, ट्रेनिंग थी मेरी वहाँ पे, तो पैसे वैसे जो मिलते थे, मेरा गाजियाबाद शहर अब बड़े खर्चे हो गए थे। ठीक है। तो 2 लोग थे, एक मेरे मामा लोग थे मेरे, एक मेरे भैया बड़े, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। फिर उन्होंने हमें, मतलब मेरे मामा जी ने हमें सपोर्ट किया। ठीक है।
कि दीदी आप चिंता, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसे जैसे होते ना कि एकदम टूट जाना कॉन्शियस, वो किसी से पहचान नहीं, वो बाहर आने से डरती थी, उनको बाहर वो लोगों को फेस नहीं करना चाहती थी। तो फिर हम खड़े हुए दोनों भाई, हमने बोला कि हम हैं मम्मी। तो फिर सर मैंने जॉब कंटिन्यू करी, थोड़ी बहुत मेहनत करी मैंने जॉब पे, फिर अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना था, तो फिर मैंने उसका सारा खर्चा खुद लिया। ठीक है। और उसको फिर मैंने डिप्लोमा करने के बाद फिर उसने डिप्लोमा करके उसने BHEL निकाल दिया था, BHEL का एंट्रेंस उसने पास किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू में रह गया था। ठीक है। BHEL से। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप जॉब मत करो, उसको लगता था कि मैं भैया को सपोर्ट करूँ। अच्छा, आपको सपोर्ट करना? हाँ, वो चाहता था कि जैसे ही मैं तुरंत डिप्लोमा करके जॉब वो मिल जाए मुझे, तो फिर मैं अपने भैया को सपोर्ट करूँ, उनको भी पढ़ना है आगे। गुड। लेकिन सर वो कंपनी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मेरे ट्रेनिंग के 1 साल बाद उन्होंने बोला कि हम आपको बीटेक कराएंगे कंपनी के खर्चे पे। ठीक है। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था वहाँ पे रोहिणी में, हाँ। मेरे गाजियाबाद में था। तो इवनिंग में मैं वहाँ क्लासेस जाता था, सुबह 8 बजे आता, 5 बजे तक अपना ऑफिस। जॉब के साथ बीटेक किया है जी। मैं 8 बजे मैं स्कूल आता था, सॉरी ऑफिस आते होगे, और 5 बजे तक रहता था। 5 बजे मेरी बाइक वहीं पे रहती थी, मैं बाइक से दिलशाद गार्डन 27 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन जाता था, बाइक वहां पार्क करता था, फिर मेट्रो लेके रोहिणी 6 बजे 9 बजे तक क्लास लेना, फिर 11 बजे तक घर आना, फिर थोड़ा बहुत असाइनमेंट जो मिलते थे वो पढ़ना, भी सुबह फिर जॉब जाना। बहुत बढ़िया जी। जब आप प्राइवेट जॉब में थे, ठीक है, फिर आपने वहीं से बीटेक को कंप्लीट किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का जो फायर है वो कैसे आपके अंदर ज्यादा था? वहाँ पे सर गाजियाबाद में मुझे काम करते करते, जॉब करते करते 3 साल हो गए थे। तो एक आप जानते होंगे कि एक स्मॉल टाउन या स्मॉल विलेज से निकला हुआ लड़का, वो इनिशियली कहीं बाहर जा रहा है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, वहाँ के लोग बहुत फास्ट हैं। आप लोग कभी वहाँ के लोग आपको कभी भी पीछे धकेल देंगे। ये तो 1 साल में जब मैं बीटेक किया तो मेरे दोस्त अच्छे थे वहाँ पे, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उनसे वहाँ पे काफी कुछ सीख लिया था। ठीक है। चीजों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपको पता सर प्राइवेट जॉब स्ट्रेस, वो भी मैं प्रोडक्शन में था, प्रोडक्शन संभालता था मैं वहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं शाम को 5 बजे फ्री नहीं हो पाया। आपको जैसे वहाँ पे होंडा, फोर्ड, जैगुआर तक का हम लोग वहाँ पे पर्सन प्रोड्यूस करते थे, तो कोई नया सेटअप होना 24 घंटे लगे रहते थे, लग जाते हैं। सुबह से सेटिंग करनी है किसी चीज की, कोई ऑडिट नया प्लांट लगता है, हमने भी किया है। तो हाँ, तो सर ये चैलेंजेस आते रहे बिल्कुल, बट मेरे भाई ने मुझे मतलब जॉब के प्रति वो बताता रहा कि भैया जॉब ऐसे ही होता है। अच्छा, आप हाँ, छोटा भाई आपको मोटिवेट करता रहा? बिल्कुल, मेरा छोटा भाई सर मुझे बहुत मोटिवेट करता था पढ़ते पढ़ते। गुड। तो उसने कुछ टाइम देखा कि प्राइवेट जॉब BHEL में हुआ नहीं था उसका, फिर इसके बाद उसको बीटेक कराया उन्होंने, झांसी से बीटेक किया उसने। और जैसे उसने बीटेक किया तो फिर मैं वहां से स्विच कर दिया, क्योंकि आपको फिर जब एक्सपीरियंस होता जाता है ना, चीजें आप सीखते जाते हैं, तो फिर आपको लगता है स्विच करना चाहिए। और ये सच भी है, लाइफ में कभी भी हो आप हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मूव कर जाएंगे। आपके अंदर फ्लेम रहनी चाहिए, एग्जैक्ट, टिके नहीं रहना है। हाँ, टिके नहीं। तो मैं आया था, मैं कुछ टाइम के लिए कंफर्ट जोन में आ गया था कि चलो तो बीटेक भी होगी, अब यहीं से रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है। वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर एक ऑफिसर पोस्ट होती थी, वो प्रमोट हो गए थे बीटेक के बाद। तो अब तो लगने लगा कि अब तो हम बढ़िया लाइफ बढ़िया पैसा मिलने लगा था, घर बहुत पास था, हर वीकेंड पे घर आ जाता था मैं, और लगा कि अब सेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसका हुआ होंडा मोटर्स में। ठीक है। होंडा मोटर्स में जब सिलेक्शन हुआ तो सर फिर हम नींद से जागे कि हमारे साथ से निकल के यहाँ पे पहुंच गया है। होंडा मतलब वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्चुअली। तो वहां पे जब वो सर चला गया तो फिर हमने दोबारा से हो जाएगा, फिर हमने अपना naukri.com अपडेट किया दोबारा से, रिज्यूम को अपडेट किया। प्राइम मेंबर से तो नहीं ले ली? हाँ, प्राइम मेंबर से। वो मेरे छोटे भाई ने मुझे फोर्स किया कि भैया वो 5-6 हज़ार रुपए में चेक करने के लिए नौकरी फास्ट फॉरवर्ड करके उनका एक वो था पैकेज था, तो ले लिया जी। तो एक दिन मैं फिर ऑफिस में था और मुझे दोपहर में 2 बजे कॉल आया कि हाय दिस इज HR फ्रॉम Amazon इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हम आपका
रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए, आर यू एबल टू इंटरव्यू इन गुड़गांव? तो मुझे लगा क्योंकि जब हाँ सर इसी फेस में ना एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि उमेश एक अमेजोन नाम की कंपनी है ई कॉमर्स, उस कंपनी की मोनोपोली है कि वो जिस कंट्री में गई उसने वहाँ के लोकल कंपनियों को वो खा जाती है, मतलब कोलैप्स कर देती है बिल्कुल। तो मैं अमेजोन के बारे में जान गया था कि वो जैसे बोलते हैं ना, हाँ जायंट है, वो लीडर है, वो जहाँ भी जाती है वो सबको खत्म करती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से। अच्छा तो मेरा हाँ इसके अलावा मेरा लैपटॉप कंप्यूटर वाला इंटरेस्ट था, तो प्रोडक्शन में मेरा ज्यादा मन भी नहीं लगता था फिर। तो मैंने कहा चलो अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, टेक्निकल माइंड कुछ जाते हैं, कुछ सार क्रिएटिव लोगों के साथ जाते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लाइफ देखते हैं कैसे, क्योंकि ब्लू कॉलर था प्रोडक्शन, तो ब्लू कॉलर है, वो आपको ऐसे ये सर देखिए ये एग्जांपल है, ये हैबिट है मेरी, इंस्टाग्राम पे कस्टमर के मशीनों पे काम करते तो ऐसे करके कर ले, तो वो अभी तक नहीं जाती है जी। तो इसके बाद जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया सर, काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ, और अब यकीन मानिए कि उन्होंने मुझसे सैलरी पूछी तो मैं 10 या 20% हाइक सोच रहा था। बिल्कुल, मतलब मैंने अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग, मैंने अपनी जो हायर लिमिट बोली थी ना उस टाइम पे, उन्होंने मुझे उससे बढ़ के दिया। मतलब मैं उस पैकेज पे गया था कि शायद मेरे आसपास का कोई लड़का उस टाइम पे वहाँ था नहीं। मैंने ज्वाइन किया सर 2017 में, वहाँ पे 17 में ज्वाइन किया। वहाँ का तो कल्चर मतलब ऐसा लगा था कि हम लोग कहाँ आए हैं, वहाँ पे कोई अलग ही दुनिया सर, उनकी एक अपनी अलग दुनिया थी। वहाँ पे आप लोअर पहन के जाइए, शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के, एक बीन बैग पड़ा, आप लैपटॉप लेके कहीं भी बैठिए, आप घर से काम करिए। इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करके जी, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे? जी गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रहा था। हाँ। फिर आया कोविड। ठीक है, जब कोविड आया तो आप पता है सर, कोविड ने बहुत लोगों को एक्चुअल में एक माहौल ही अलग हो गया कर दिया था, लोग डरने लग गए थे। ई कॉमर्स पेंडेमिक ने एक्चुअल में सबको तोड़ के रख दिया, तो इतना पेंडेमिक था सर कि लग रहा था कि अब कुछ रहेगा नहीं। ये बात हम लोग क्या कर सर्वाइवल, कभी एक वक्त में तो ऐसा लगा कि दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, सर्वाइवल की दिक्कत आ गई थी। इनिशियल के 6 मंथ सर हमने वहाँ पे काम किया, उन्होंने हमको बुलाया। मेरे बॉस थे, ठीक है, तो वो पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट देखते थे, बहुत अच्छे पैकेज पे। मैं किसी की सैलरी तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उनका बहुत अच्छा पैकेज था। गुड, ओके। पिछले जब से आए थे वो तब से जुड़े हुए थे, एंड ही वाज फ्रॉम IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी थे वो। एक दिन अचानक से व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए थे, एक दिन अचानक से आया उनका रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन डाल दिया उन्होंने, रेजिग्नेशन डाला कि हाय जो भी होता है, हम लोग शॉकिंग है, पूरी टीम हमारी शॉक की, ये क्या हो गया। बाद में पता लगा कि उनको फोर्सफुली रिजाइन किया गया, उनसे रिजाइन लिया गया फोर्सफुली। वो मैनेजमेंट की अपनी वो थी, ओन डिसीजन था कि उनसे रिजाइन लिया गया। उस दिन के सर हम फिर बहुत अनकंफर्टेबल हुए थे। उस दिन से लगा यहाँ स्टेबिलिटी है ही नहीं। मतलब प्राइवेट जॉब आपको सब कुछ दे सकती है, स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। सुनना इनकी लाइन को, प्राइवेट जॉब सब कुछ दे सकती है, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे सकती आपको। ठीक है, फिर आगे अगले जैसे अगला नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमको बोला गया कि यू मे गो विद योर एसेट एट योर होम एंड विल आस्क यू इफ वी नीड इट हियर। ओके, देन आई रियलाइज सर दैट दे डोंट नीड अस नाउ। आपको लगा फायर तो नहीं कर दिया गया? डेफिनेटली सर। अच्छा, मैं हर दिन हम लोग अपना यही काटते थे कि मे बी नेक्स्ट डे हमको ये मिले, यू आर फायर्ड या ले, और प्लीज सेंड योर रेजिग्नेशन। पेंडेमिक था, ही कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, मेरा छोटा भाई यहाँ पे कानपुर में था, तो मैं इससे पहले कानपुर आता था। इससे पहले भी सर मैं एक बार गवर्नमेंट देने एग्जाम आया था। एलिम्को कंपनी है IIT के पास, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरर, तो मेरा यहाँ पर रिटर्न क्लियर हो गया था। ठीक है, और मैं ज्वाइन करने नहीं गया क्योंकि उसमें सैलरी बहुत वो थी। तो तब मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब मतलब पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। मुझे लगता था पैसा पोजीशन बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। ऐसा तो नहीं जाएंगे कि 50% कम में सरकारी नौकरी करें। ये फिनोमेना मेरे मामा ने मेरे माइंड में डाला था। हमारे मामा थे एक दिल्ली में, तो उनके बच्चे सब ऐसे ही करते थे। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की बात आती थी, जैसे मेरी मम्मी को गवर्नमेंट जॉब बहुत पसंद थी। अच्छा, वो उन्होंने उनका ड्रीम था, शी ड्रीम्ड that her both sons should be in government employee.
तो एक दिन मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो मेरा माय निकनेम इज रिंकू, ऑल द अच्छा निकनेम माय निकनेम इज रिंकू एंड ऑल द माय बिलव्ड एंड नियर एंड डियर्स कॉल यू टू कॉल मी रिंकू। तो मेरी मम्मी ने बोला वहाँ पे कि भैया देखिए प्राइवेट में फंस गया है, मतलब तैयारी नहीं करता है, पढ़ने में अच्छा था, मैं 10th टॉपर था मैं अपने स्कूल में, गुड, और 12th में एवरेज था। तो मामा ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब क्या, तो मेरी मम्मी ने यहाँ तक बोला कि अरे चपरासी हो सरकारी हो। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे ये बोल दिया जब पैंडेमिक था इतना कि चाहे चपरासी हो लेकिन सरकारी हो। अब बट सर एज ए बीइंग एन इंजीनियर आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को टाइटल से बड़ा प्यार, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे प्राइवेट जॉब है, इंजीनियर है, इंजीनियर वो लिखा रहता था ना, वो जो कार्ड बन के आते थे हमारे, हाँ तो वो बड़ा पसंद था। तो मेरे मामा ने बोला कि तुम एक बात बताओ, मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी का नाम लेकर उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, अगर ये चपरासी बन गया सरकारी तो इसकी साइकिल पर लाल बत्ती तो नहीं लग जाएगी, रहेगा तो चपरासी, मतलब उन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने प्राइवेट जॉब को डिफेंड किया मतलब है क्या, हाँ वो डिफेंड करना चाह रहे थे। वो अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो वो इंजीनियर है, वो खुश है। लेकिन सर मैं अंदर से बहुत डर गया था। अच्छा, कि अब ये सब घटनाओं के बाद एक के बाद एक को फायर किया जा रहा था। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे फोन किया एक दिन कि भैया कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं घर हूँ, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। फिर आप एक काम करो, घर रहो, आप यहाँ रहो, आप एक काम करो अपना बैग पैक करो, आप कानपुर आ जाओ। क्योंकि उसी टाइम पे मैंने 2016 में यूपीडब्ल्यूएससी का जेईई का नोटिफिकेशन आया था, तो ऐसे रूमर्स आने लगे कि बहुत जल्दी एग्जाम करा देगा। ठीक है, तो कह रहा आप पढ़ते हैं दोबारा से। तो मैं सच बता रहा हूँ सर कि टेक्निकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब स्ट्रॉन्ग टेक्निकल हो जाएगा। आपने डिप्लोमा भी किया, फिर इंजीनियरिंग भी किया और दिल्ली इंस्टीट्यूट से किया, और इसके बाद मेरा सर प्रैक्टिकली वो जो मशीनें, जो कोडिंग, वो हमारी आंखों में, हमारे हाथ चलते थे, आंखें बंद रहती थी। कोडिंग करना, डिकोडिंग करना, मशीनिंग करना, सारे जो कॉर्पोरेट कल्चर होते हैं, जो सारी कॉर्पोरेट वोकेबुलरी डिक्शनरी थी, वो सब हमारे माइंड में थी। क्वालिटी को क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सब हमको पता। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं नॉन टेक से जैसे दूर तक वास्ता नहीं होता। हाँ, संविधान ये तो मुझे बस इतना पता था कि 2 महीना 11 दिन में मतलब पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि SST वगैरह पढ़े थे, लेकिन वो 7th 8th की बात है। हिंदी मेरी 10th तक बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बाद हिंदी से नाता खत्म, तो हिंदी खत्म। मतलब ये नहीं पता था, मेरे पास एक पाथ नहीं था, एक वो फ्रेम होता है ना, फ्रेम होता है एक्चुअल में। क्योंकि मैं जब भी एग्जाम देता हूँ तो भी सिलेबस नहीं पढ़ते थे। मतलब मैंने जितने भी एग्जाम दिए इंजीनियरिंग के सर, तो हम लोग, मैंने कोई भी नॉर्थ इंडिया में एग्जाम नहीं दिया। मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, हम जा रहे हैं नागालैंड, गुवाहाटी, चेन्नई, राजमुंद्री तक एग्जाम देने गया मैं। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम था सर, मैं राजमुंद्री गया था क्योंकि क्लब हो गया था, क्योंकि मुझे कंपनी काम से भेज रही थी और मेरा एग्जाम फंस गया था। तो मुझे पता था कि मेरा जब ये बनेगा तो ऐसे, मतलब क्योंकि नौकरी करनी नहीं थी सरकारी, घर से फोर्स होता था, फॉर्म निकले भर दो। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन निकला जेईई का, मुझे 10 फोन आने होते थे, फॉर्म भरा और मैं लास्ट डेट में, लास्ट टाइम पे फॉर्म भरा कभी कभी, तो मैंने लास्ट डेट उसी दिन पेमेंट किया। ठीक है, फिर कानपुर आया सर, तो एक मेरे भाई का कुलीग था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसको फोन किया कि ऐसे भाई हैं हमारे, बड़े भाई हैं मेरे, और कोचिंग करानी है। ठीक है। काका देव का नाम मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार सुना। मेरा 2014 से कानपुर में आना जाना था, मैंने काका देव का नाम नहीं सुना था कभी। मुखर्जी नगर बहुत सुना था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा भी था, और काका देव नहीं सुना था मैंने। तो मेरा भाई शाम को हम 5:30 बजे निकले, उसने बताया कि गुरुकुल एकेडमी है काका देव में, आप वहाँ चले जाओ। तो गूगल मैप हमने डाला, हम दोनों भाई बाइक से आए और आके हमको अमन भैया मिले थे रिसेप्शन पे। अच्छा, शाम को 7 बज रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि कौन से बैच के लिए। ठीक है, हम एक दूसरे का चला था, मैं ऐसा तो कोई सोचा ही नहीं, अच्छा मुझे पता भी नहीं था लेखपाल ये वो। अच्छा, मतलब यहाँ तो मैं ग्रुप सी, तो खैर मैं सोचता भी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अहमियत समझ गया था यहाँ आते आते कि व्हाट इज गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो क्या है, वो क्या जॉब सिक्योरिटी है, वो आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो आपकी क्या इमेज है, वो गवर्नमेंट जॉब है। क्योंकि मेरा छोटा भाई कर रहा था, मतलब आप समझिए सर कि मेरा छोटा भाई का रोल आइकॉन में था। मेरा छोटा भाई जहाँ भी कहता था वो कहता मेरे रोल मॉडल मेरे भाई है, वो हर चीज से मुझे रिप्रेजेंट करता था।
और जो लोग थे वो मुझे फोन नहीं करते थे, ठीक है, किसी भी काम के लिए। मेरे छोटे भाई को फोन आता था तो उसको बड़ा बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था उसको कि ये चीज तो मेरे भाई के लिए होनी चाहिए, मैं क्यों हूँ, मतलब मेरे बड़े भाई हैं तो कोई भी सजेशन हो, कोई भी कॉल हो, कोई बात हो, तो उनको लगता था ना लोगों के गवर्नमेंट जॉब, वो तो प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सरकारी जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब को कर रहा है, तो वो बात उसको पिंच होती थी, मुझे कम होती थी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर उनको बोला कि बताया भैया को हमने कि देखिए सर, हम ऐसा कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वो नहीं लेके आए हैं, हमको बस अपना जनरल साइंस पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है, ठीक है, वो आप जिस बैच में कहेंगे उस बैच में। तो आई थिंक लेखपाल बैच वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम एंड इनिशियली स्टार्टेड, ठीक, तो मैंने लेखपाल बैच ज्वाइन कर लिया। इसके बाद से मैं कोचिंग आना रेगुलर स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो अभी हम ऑन ऑफ कैमरा जो हमारी बातें हो रही थी, हाँ, मेरा सर वही वो था जो एक होता है ना कल्चर, एक कल्चर होता है ना कि आप जहाँ से निकल के आए हो आप एडॉप्ट कर लेते हो। एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है एडॉप्शन, और मेरी एडॉप्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत जल्दी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता हूँ एटमॉस्फेयर में, वहाँ के एनवायरनमेंट में। तो जब मैं आया था तो वो कॉर्पोरेट, वो जॉब वाला, वही एटीट्यूड, वही। मैं सच बता रहा हूँ सर आपको, जब मैं यहाँ आया था कानपुर, मेरे पास एक भी जीन्स, एक भी टी शर्ट नहीं थे। मैं 100% फॉर्मल कपड़े लेके आया था क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में वही यूज्ड टू उसी चीज, बस हम उसी चीज के यूज्ड टू थे। आपको ऑफिस जाना फॉर्मल पहन के, घर पे आना एक लोअर पहन लेना, एक टी शर्ट पहन लेनी है, ठीक है, बस ये। तो मैंने यहाँ के देखा, अच्छा बैच था वो, तो काफी जूनियर बच्चे भी थे, जूनियर बच्चे होंगे, जूनियर बच्चे 12th के बाद आ गए थे या कुछ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगा था, लगेगा ये। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा या कैसे अपने आप को एडजस्ट करूंगा। फिर एक दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, जैसे लाइफ चेंजिंग, बिल्कुल, क्या लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जियोग्राफी की क्लास चल रही थी नीचे, जियोग्राफी की, ठीक है, ओम गुरुकुल चौराहे पे नीचे लोअर हॉल में। तो मैंने उस दिन क्या किया, जीन्स, व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट और डेनिम डाल लिया ओपन। मेरे लिए नॉर्मल था वो, क्योंकि जहाँ हम काम करते थे वहाँ पे हमारे बॉस, एमडी, डायरेक्टर, इंजीनियर्स इवन सब ऐसे आते थे, वो कल्चर था वहाँ पे, दाढ़ी वाड़ी सब दिल्ली का वो पता ही था। बिन बैग लेके कहीं बैठ जाना, तो मुझे लगा ठीक है चलेगा। शुरू में मैं ज्यादा किसी से अच्छा, मेरा पढ़ने का सर वो भी नहीं था ज्यादा, मैं भी लग रहा कि यार चल ठीक है, पढ़ लो, हो जाएगा तो ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई हमने कोशिश करी, नहीं हुआ, ट्राई किया। तो मैंने राजेंद्र सर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अच्छा। लेकिन वो जो उनका डांट था, वो ऐसा नहीं लग रहा था, इंटेंशनल नहीं था, दैट वाज पेरेंटल स्कॉल्ड टाइप का था। जैसे मेरी माँ ने या किसी फैमिली मेंबर ने, किसी बड़े ने या किसी आपके बेस्ट पर्सन ने उन्होंने डांटा, उन्होंने उस चीज को मुझे डिफाइन किया, यू आर इन ए क्लासरूम एज ए स्टूडेंट, व्हाट आर यू आउट ऑफ क्लास, लेकिन आप यहाँ पे क्लास में एक स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आपको मैनर से आना चाहिए, एज ए स्टूडेंट रहना चाहिए। सो दैट वाज द डे, ओके, आई चेंज माय सेल्फ कंप्लीटली, बोल सकते हैं टर्निंग मोमेंट, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट of my life toward the government job or the study that I was here। उस दिन के बाद सर मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया, मैं किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई, इतनी डेडिकेशन हो गई थी कि जो चीजें मुझे बोरिंग लगती थी, मैं राजेंद्र सर की क्लासें, मैंने इसके बाद सर कोई क्लास स्किप नहीं। गुड। मेरा मैथ्स शिव सर मैथ पढ़ाते थे, और आप शिव सर तो आइकॉनिक है, मतलब उनके जो मोटिवेशनल स्पीच, वो एक्चुअल में जो मोटिवेशनल स्पीच, उनका द वे ऑफ मटेरियल डिलीवरी, वो जो पढ़ाते थे, जो उनका डेडिकेशन सर, मैंने देखा हम प्राइवेट जॉब करते थे और सर का अपना खुद का बिजनेस था। तो मैं कभी भी ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचा, हमको आधा घंटा मिलता था, आधा घंटा डेली में 35 मिनट लेट हो जाता था। मैं चलो, मैं शिव सर को देखता था कि उनका खुद का ही डायरेक्टर ही यही चीज मेरे माइंड में भी रोटेट हो रही है। वैसे मैं भले ही यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने कई जगह काम किया है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए टीचर। एक डायरेक्टर को इतना पेशेंस के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ, इतना हार्डवर्किंग, और आप भी करके आए होगे, नहीं देखने को मिला आज तक। मैं सर सरप्राइज था मैं, मतलब इनिशियली जब पहले 1-2 महीने सर का लेक्चर, हालांकि मुझे मैथ मेरे किसी एग्जाम में कम आता था,
बट मैंने कहा नहीं, क्लासेस पूरी पढ़नी है, अगर बैठूंगा तो पेपर में नहीं आएगा बट काम आएगा क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ मुझे पढ़ना है। तो मैं सर को देखता, सर टाइम से पहले, हम लेट आ रहे हैं, बच्चे लेट आ रहे हैं, सर आते ही नो इधर एंड इधर सीधा ब्लैक बोर्ड पर जी। और इतना पेशेंस सर कि मैंने कई बार देखा कि स्टूडेंट्स, जो हम लोग भी स्टूडेंट्स, पूरी सीट के क्वेश्चन उनको नोट डाउन कराता, तो एक एक क्वेश्चन मैंने सर को ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते देखा। इतनी डेडिकेशन, मैं ये सोचता था मैंने कहा अगर मैं होता इस पोजीशन पे मैं तो कोई झांकने नहीं आता। लेकिन चलिए, तो हाँ, वही डेडिकेशन के बाद सर फिर मैं आगे बढ़ा पढ़ाई के बाद। एक बात मुझे बताइए, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकल के आए हो जी, वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी वगैरह का इनका कोई रोल नहीं रहता है, 0 पॉइंट। और यहाँ पे आपको ये सब तैयारी इसी के लिए स्पेशल की, क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया तुमने, क्या मुश्किलें आपको दिखी? सर फ्रैंकली बताऊं, बिल्कुल जेन्युइन इंटरव्यू है। जी बिल्कुल, कि जब मैं यहाँ आया था ना तो हिस्ट्री हाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट था। यहाँ आने से पहले हम लोग केदारनाथ गए थे, केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे हम लोग, मतलब फैमिली ट्रिप, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा वो हुआ था, रिलैक्स थोड़ा था। हाँ तो सर मैं अलकनंदा नदी, ये राजनगर सर पढ़ाते थे, तो मैं ये सोचता था कि मैं इन सब चीजों से कितना फेमिलियर था। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, काशी, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी, मैं उनके बगल में बैठ के वहाँ पे केदारनाथ में, अलकनंदा वहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी नदी जा रही है। बिल्कुल। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था जियोग्राफी का, ना हिस्ट्री का, और पॉलिटी तो बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल साइंस मेरा नील बट्टे सन्नाटा था। हिस्ट्री तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, SST शुरू से पढ़ते आए थे। आशुतोष सर, राजेंद्र सर बहुत मेहनत करते थे। एक्चुअली में आशुतोष सर जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा देते वो सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया कि हम उनके जो पढ़े हुए वो थे, मैं उनके वीडियो मेरे घर पे यहाँ पे, जब मैं यहाँ से कोचिंग से जाता था तो मैं पवन सर, राजेंद्र सर और आशुतोष सर, इनके वीडियो रिवाइंड करके देखता था, जो यूट्यूब पे थे, मैं वीडियो से पढ़ता था। मतलब मेरे दिमाग में जो पढ़ाई हुई चीजें थी, और मैं नोट बनाने जाता वो नहीं करता था, नोट बनाता था जब मैं, तो सर अब मैं रियलाइज करता हूँ, जब मैंने इसके बाद 1-2 एग्जाम दिए, जब मैं एग्जाम दिए थे, जो मैं एग्जाम सॉल्व कर रहा था, मुझे लोकेशन पता थी कि सर ने मुझे ये क्वेश्चन कौन सी क्लास में पढ़ाया, तो मैं किस जगह पे बैठा। जब राजेंद्र सर का चल जाता कि राजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं और ये नदी बह रही है, जी वो क्या मतलब क्या बताऊं मैं, उनका इंटरेस्ट देखिए कि वो इतना खो जाते थे पढ़ाई में कि सर उनको और कुछ भी याद नहीं रहता था। अच्छा, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखते थे। जी बिल्कुल। मैं राजेंद्र सर की कुछ बातें जो मैं अभी याद करता हूँ, आशुतोष सर की कुछ बातें, कुछ शिव सर की बातें, पवन सर की बात, एक टैगलाइन होती है ना, टैगलाइन, वो टैगलाइन हम लोग मैं अपने दोस्तों के साथ अभी भी, जैसे कॉलेज के दोस्त छूट गए, हाँ, कॉर्पोरेट के छूट जाते, लेकिन एक कोचिंग के दोस्त मेरे जुड़े हुए। हाँ, तो जब कभी हम आपस में बात करते तो इतना हंसते थे हम। जैसे शिव सर थे, तो शिव सर हमारे पढ़ाते थे, कुछ तो बोलते थे कि बोलो बोलते का ही नहीं हूँ, बोलते का ही नहीं, मुझे पेपर देना है। और हमारे राजेंद्र सर थे, चुन्नू मुन्नू वाली बात उनकी बड़ी मुझे पसंद आती थी, मुझे इतना हंसता था मैं। आशुतोष सर जब भी मतलब क्लास उनको लगता था कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो कोई ऐसा लाइट मोमेंट लेके आते थे, थोड़ा हंसी मजाक। पवन सर मतलब लेकिन एक लिमिट में, और इतने बढ़िया उनके लाफिंग मोमेंट, या एक ऐसा मोमेंट होता था जैसे पावर नैप बोलते हैं ना हम लोग, रिबूट करना, पावर नैप ले लेना। हाँ, पावर नैप। तो ये सब चीजें सब बहुत वो थी जो पढ़ाई के साथ साथ आपको। और राजेंद्र सर का तो ये था कि वो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने लग जाते थे। अच्छा, हाँ, मतलब उनका चीजों को जो कनेक्ट करना ना, मैं राजेंद्र सर से सीखा। वो कनेक्टिविटी जो देते थे ना, वो मैंने यहाँ से सीखा। और मेरा एग्जाम हुआ था सर, इसके बाद मैंने जेईई का एग्जाम दिया, मेरा सुपर्ब एग्जाम हुआ। मतलब नॉन टेक मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, ठीक है, इतना अच्छा मेरा नॉन टेक गया। और ये जो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मेरा नॉन टेक में टेक्निकल से ज्यादा नंबर आए थे। शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा आपके लिए, आपने तैयारी के दौरान टाइम टेबल को किस तरह बनाए रखा, और सबसे बड़ी चीज है टेक्निकल को और नॉन टेक्निकल को, ये दो अलग होते हैं, चैलेंजिंग, एक नदी के अलग किनारे होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, इन दोनों किनारों को कैसे जोड़ा आपने? जब सर नॉन टेक्निकल में पढ़ने लग गया था, तो मैं जब यहाँ पे इनिशियली आया था, तो मेरा वो जो
टेक्निकल था ना, उसको रिवाइज करना, उसको अंदर तक चल मतलब डेप्थ में जाना पड़ता है जेई के लिए। तो वो भी एसएससी जेई था, यूपीडब्ल्यूएससी जेई था। ठीक है। तो इसमें सर मेरे भाई ने मेरा दिमाग तय कर दिया मेरे लिए। मतलब मैं एक टैगलाइन ये बोल सकता हूँ कि छोटे भाई की जिद ने बड़े भाई को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया। छोटे भाई की जिद ने बड़े भाई को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया। आपकी टैगलाइन बहुत अच्छी है। जी जी। अब मैं सर आपको डिफाइन करके बताऊंगा उसकी डेडिकेशन, उसकी हार्ड वर्किंग टू मी। ठीक है। मैं जब यहाँ आया तो गुरुकुल के शेड्यूल पहले 11:45 से था। ठीक है। हम लोग सर सुबह 6 बजे जगते थे, 1-2 घंटे वॉक करते थे। ठीक है। इसके बाद उसको 9 बजे ऑफिस जाना था, जाना होता था। हम 8 से 9 में हम दोनों टेक्निकल पढ़ते थे। 8 से 9 1 घंटे टेक्निकल आपने पढ़ लिया। ठीक है। मैकेनिकल। इसके बाद फिर थोड़ा, क्योंकि हम दोनों भाई रहते थे यहाँ पे, माता जी गाँव में थी, तो खाना बनाया, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी बनाना वो मैं करता था, मैं कभी या वो। इसके बाद सर मैं गुरुकुल कोचिंग आता था नॉन टेक्निकल। जब मुझे नॉन टेक्निकल में इंटरेस्ट आने लगा और गुरुकुल में जो आप, क्योंकि आप तो खुद टीचर हैं यहाँ पे, आप ज़्यादा जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कि जो पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग, मतलब उसको बोले तो वे ऑफ टीचिंग इतना जेन्युइन कि मुझे इंटरेस्ट जग गया सर पढ़ने में नॉन टेक्निकल। जिस किताब को जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे छोटे भाई ने, मुझे ये भी नहीं पता था नॉन टेक को पढ़ना कैसे होता है। तो कानपुर से मेरे छोटे भाई ने मुझे फोन किया कि भैया लूसेंट की बुक खरीदना है, एक हिंदी लूसेंट और एक हिंदी जनरल नॉलेज। तो वो मैंने नहीं खरीदी, उसने ऑनलाइन भिजवा दी मेरे घर पर, और मैं वो 2 किताब लेके कानपुर आ गया। तो हम लोग डेली स्ट्रेटेजी बनाते कि ये आज हिस्ट्री पढ़नी है, आज ये पढ़ना, नहीं पढ़ पाया। लेकिन जब मैं गुरुकुल में नॉन टेक में कोचिंग में आ गया, फिर मैं पढ़ने लगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगा, क्योंकि माइंड रेस्ट लिया था लेकिन चीज़ों को एडॉप्ट करना नहीं बोला था। मतलब मैंने ये सच है जी, मतलब क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि मैं कैपेबल था, बहुत कैपेबल था पढ़ने को लेकर। मेरा पढ़ाई की चीज़ों को मैं बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेता था, बट क्योंकि जब आप किसी से रिलेट नहीं कर पाते हो तो फिर दोबारा रिलेशन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं नॉन टेक्निकल पढ़ता था तो मेरा भाई पढ़ाता था, मुझे लगता था जबरदस्ती पढ़ा रहा है मुझे। आया मतलब मैं लगता था कि 1:30 बजे वो कोचिंग से अपने ऑफिस से आया, 1 बजे लंच होता था उसका। हाँ, तो आते ही सर हाथ मुंह धुले, चेंज करे, वो सीधा किताब लेके चलो भैया हो जाए 1 घंटा। मैं कहता यार ये सोने का टाइम है, खाना खाने के टाइम है क्या, तो मुझे नींद आने लगती थी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों से इस टाइम पे। तो मेरी मम्मी आ गई फिर, तो मेरी मम्मी बोले कि छोड़ इतना नहीं पढ़ना है हर समय, मतलब ठीक है अब ये भी नहीं हर समय। तो मैं जैसे किताब उठाऊं सर मुझे नींद आ जाए। फिर तो मैंने बोला कि अब वो बोले कि नहीं भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, पढ़ना है। मैंने बोला कि मेरे सर दर्द होता है, फिर आंखों में कुछ दिक्कत है। सर उसने फाइल उठाई, खैराबाद आई सेंटर है वहाँ पे मोती जी के पास, लेके उसने मेरी आंखें चेक करा थी। दूध का दूध पानी का पानी, 25/25 एकदम फर्स्ट क्लास। फिर अब आपकी सर दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। फिर पढ़े बहुत मेहनत से पढ़े। अप्रॉक्स एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? 6 घंटे गुरुकुल, ठीक है, और 10-12 घंटे बोले तो 16 घंटे, 12 से 16 घंटे सर। मतलब सोना ही था, 12 बजे सोना था, केवल सोना ही सोना जीवन में था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 16 घंटों में कोई और एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि दोनों एक्टिविटी होती है, खाना बनाना, अगर धुलने हैं, केवल और केवल स्टडी की बात करें मतलब 10 से 12 घंटे। हम दोनों भाई सर सिवाय पढ़ाई के, हमारी कोई साउंड नहीं थी, हमारी कोई दीवार है, हम लोग आपस में बात करते थे। ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा, ऐसा इन्वायरमेंट पर जैसे मोटर चल रही है पानी की, ठीक है, पानी से आवाज आने लगी, मोटर से पानी कम आने लगा। मेरा भाई बोलता है आवाज क्यों आ रही है, मैंने कहा कैविटेशन हो रहा है पाइप में, इसको ठीक कैसे करेंगे। हम लोग फोर्स विस्कोसिटी, हम दूध गर्म कर रहे हैं भैया, गर्म हुआ, विस्कस कम हो गया। मतलब ऐसे हर चीज हमारी टेक्निकली रिलेट होती थी, हर चीज एनवायरनमेंट से हर भी रिलेट करके बात करते। जैसे हम लोग एसी में बैठते थे, तो कमरा ठंडा हो गया, उसने पूछा भैया एसी ठंडा किया है या क्या हो। जैसे इधर क्या हुआ, मैं गुरुकुल से गया यहाँ से, मुझे बहुत गर्मी लगी तो मैंने एसी ऑन किया वहाँ पे, तो मैंने वो उसका टेम्परेचर 16 सेट कर दिया। आया क्या भैया आपने क्या किया है, इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा, मतलब एसी ज्यादा ठंडी हवा देगा, क्या होगा। मैंने बोले ओब्वियसली जब मैंने उसको सोचा तो ठंडी हवा देगा, कह रहा नहीं, ये केवल आपके रूम के टेम्परेचर को इस पर ले जाएगा। चल मैं यही बहुत सर, मतलब हम लोग इतने वो हो गए थे, हर चीज हमारी पढ़ाई से रिलेट होने लगी थी। ह्यूमिडिटी
क्या होती है, कूलर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कंप्रेसर, डबल कंप्रेसर वाला एसी लगा रहे हैं, हर चीज पूछा कि कितने टन का एसी चला रहे हो? हाँ सर, हर चीज। और एक रूम के लिए कितने टन का एसी चाहिए? अरे सर पूरी कैपेसिटी, इवन हम लोग इन्वर्टर, मतलब जनरली हमको पहले से लगता था शुरू में इन्वर्टर एसी मतलब इन्वर्टर से चलता होगा, इन्वर्टर से भी चलता होगा। हमने हर चीज पढ़ी और इतनी डेप्थ में पढ़ी कि हर चीज का प्रैक्टिकल सा, जूते चप्पल से पढ़े हम लोग ड्राइंग, मतलब कोई भी चीज गिलास पड़ गया इस पे प्रैक्टिकल कर लिया, मतलब ये हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड हो गया था सर, पीक जिसे कहते हैं। बहुत। और छोटा भाई ऐसा लगता था कि वो अपने लिए पढ़ रहा है। नाम क्या है छोटे भाई का? संदीप प्रताप सिंह नाम है सर। और उसने अपने आप में बहुत स्ट्रगल किया, मेरे साथ भी किया और तुम्हारे साथ भी? मेरे साथ भी किया, अब भी पढ़ रहा है वो। मतलब उसका ड्रीम है कि मेरा एक दोस्त है वो RI हुआ है, रीजनल इंस्पेक्टर RTO डिपार्टमेंट में। ठीक है। उसका नेक्स्ट ड्रीम वो है, वो उसके लिए लगा। मतलब हम लोग एक अपना टारगेट, वो मेरा तो बोला था कि भैया गवर्नमेंट जॉब लो, एक अच्छी, मतलब जो भी आपको, जिसने अभी आपका एग्जाम दिया है, इसके बाद फिर आप उसको स्टडी के थ्रू आप डिपार्टमेंटल जाओ, मतलब कोई दिक्कत, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो खुद, मतलब वो चाहता है कि कभी सेटिस्फाई मत होना, जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, मतलब लाइफ में रुकना नहीं है, मतलब चलते ही रहना है। मतलब एक बहुत छोटा सा एक स्लोगन है जो मेरे ऊपर फिट बैठा था, मेरे छोटे भाई ने मुझे सुनाया था जब हम पढ़ते थे। ठीक है, बोलिए जी। तो उसने बहुत छोटी सी लाइन बोली थी कि आपके जो एफर्ट है ना, वो राइट डायरेक्शन में हो। गुड। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो सक्सेस के टुवर्ड ही आप एफर्ट करोगे। उसके लिए फिर उसने एक बात बोली थी कि जैसे एक चूहा है, जैसे किसी ने उसको टास्क दिया, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो किसी ने बोला उसको कि तुमको काम करना है भाई, ये काम तुमको खत्म करना है। ठीक है। तो वो चूहा कभी इधर दौड़ा कभी उधर दौड़ा, एंड ऑफ द डे जब पूछा गया कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट 0 थी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में उसने काम ही नहीं किया, डायरेक्शनलेस रहा वो। हाँ, तो उसने बोला कि देखिए सर, काम हुआ ना हुआ, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं थी। तो कह रहे कि ऐसी मेहनत कभी आपको आपके सक्सेस में, आपके जो भी आपका टारगेट है जो नहीं पड़ा। तो बस सीधी सी बात है कि राइट टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, एफर्ट टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, वो सक्सेस का एक बेसिक मंत्र ऐसा होता है। बिल्कुल सही। अब इसमें मैं ये कहूँ कि कोई 18 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे पर कैपेबिलिटी है वो अपनी में, है ना। किसी की नेचुरल होती है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, लेकिन जो भी है एस्पिरेंट होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ के दोबारा स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो करंट में रहते हैं, जो पढ़ाई से जुड़े हुए, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। बहुत मुश्किल। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं ले सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि क्विट करने की नौबत आ गई हो, चीजों को छोड़ दो, नहीं भाई? लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जिस पे आप टूट गए हो? लाइफ में सर एक मोमेंट था, और मोमेंट ये था कि उस दिन मुझे प्राइवेट जॉब से नफरत हो गई थी कि मैं ये जॉब करी क्यों ना। मतलब कुछ ऐसे ईगो वाली बात आ गई थी कि छोड़ दो। लेकिन फिर वही ना कि जो आपके सराउंडिंग, द गुड पीपल्स, इफ यू आर सराउंडेड बाय द गुड पीपल्स, दे विल ऑलवेज ब्रिंग यू एट द गुड पोजीशन। तो कुछ मोटिवेटर होते हैं किसी के। मैंने मेरे दोस्त भाई तो बताया कि पढ़ाई और जॉब। आपकी लाइफ का कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक आइडियल या जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया हो, ऐसा कोई है? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? मेरा छोटा भाई सर, मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की, वो रातों में जगा मेरे लिए। मैं ये सोचता था जब वो ऑफिस से आता था, वो गैजेटेड ऑफिसर है अभी, छोटी सी उम्र में, 25 साल की उम्र में। बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी आपको जी। और आपके जीवन में आगे जहां वो काम आप चाहते हैं वहां बहुत जल्द आप पहुंचे, क्योंकि आप जेन्युइनली क्या होता है कि छोटे भाई का जो सपोर्ट करने वाला होता है वो बड़ा भाई होता है, और आपने इस रीत को थोड़ा सा बदला है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, जैसे जो बच्चे प्राइवेट जॉब में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ थोड़ा हेक्टिक होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किसी जॉब में टारगेट बेस भी होती है, बहुत सारा काम होता है, वहाँ रहकर अगर वो अपना अध्ययन जारी कर सकते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये चीज़ भी मैंने अपने घर में ही देखी थी। मैं जब जॉब कर रहा था ना, तो मैं अपने भाई को बोलता था थक जाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है। तो उसने मुझसे कहा था कि आप तो 8 आवर जॉब करते हो, मैंने फौज में रह के पढ़ा है। मतलब उसका ये डायलॉग रहता था कि मैं फौज में रह के पढ़ा हूँ। मतलब टाइम अगर निकालोगे ना आप पढ़ाई के लिए तो कहीं से भी निकाल लोगे। ये बात मेरे दिमाग में रहती थी सर फिर, कि वो आइडियल था इस बात के लिए कि आप जानते हो नेवी, इंडियन नेवी में क्या जॉब, 24 आवर की जॉब है सर, 24। लेकिन उन्होंने वहां रह के पढ़ा और सक्सेस को पाया, अपने
मतलब उसने मुझसे एक दिन बोला था कि भैया जिस दिन मैं इंडियन ऑडियंस फैक्ट्री में सेलेक्टेड हो गया ना, मैं अपनी सारी किताबों को बॉक्स में बंद कर दूंगा। अच्छा। मतलब वो उसकी ड्रीम जॉब थी और वो उसने आर्मी मतलब फौज में रह के पाई। बहुत बढ़िया। तो वहीं से आपको मुझे मोटिवेशन मिला के पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब वन वर्ड में अगर आंसर दें, इनका कहना है कि आप कहीं भी रहो, कहीं से भी चीजों को पा सकते हो अगर आपके अंदर मेहनत, शिद्दत, लगन, ईमानदारी अपने प्रति, ये सब कुछ है। एक होता है पढ़ना, एक होता है दिखाना पढ़ाई को। दोनों में फर्क होता है कि क्या होता है कि बच्चे कहते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। कभी भी आप देखना मेरे बच्चे कि एक वीडियो को लगा के लोग लेट के देखते हैं और एक वीडियो को आप कॉपी और किताब के साथ देखते हो, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी बिल्कुल। कभी भी मेहनत करो मेरे बच्चे तो पूरी लगन के साथ, मेहनत, ईमानदारी सबके साथ तैयारी करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और उसका साक्ष्य हमारे सामने बैठे हैं और ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जो बच्चे प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से निकल के एक बड़े पोस्ट पे होके एक अच्छा खासा पैसा मिलने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में कैसे ट्विस्ट किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।